सीतापुर गांव में सावित्री अपने बेटे रोहित के साथ खुशी से रह रही थी। सावित्री को कचौड़ी बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो शुरू से ही कचौड़ी बनाया करती थी, लेकिन अब उम्र होने के साथ वो कचौड़ी नहीं बना पाती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री का मन कचौड़ी खाने का किया और वो अपने बेटे से कहती है, रोहित बेटा, मुझे कचौड़ी खाने का बहुत ही मन कर रहा है, जाकर कचौड़ी ले आओ। अरे माँ, अब तो तुम बुढ़िया हो गई हो। बुढ़ापे में भी तुम्हें कचौड़ी खाने का मन करता है? अरे बेटा, मैं बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, आखिरकार मेरा भी तो मन करता है, और अगर मेरा कचौड़ी खाने का मन है तो खिला देना। अच्छा ठीक है, तुम भड़क क्यों रही हो माँ? मैं तुम्हारे लिए कचौड़ी ले आऊंगा। मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। अच्छा, तो तू अपनी माँ को छेड़ेगा? अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू शादी के लायक हो गया है। जल्दी से मेरे लिए मेरी बहू ढूंढ कर ला, फिर तो मैं उसी के हाथ से कचौड़ी खाऊंगी और अपने हाथों का बनाकर भी उसको खिलाऊंगी। अरे माँ, जब तुम इतनी अच्छी कचौड़ी बनाती हो तो तुम दुकान से क्यों खा रही हो? तुम खुद घर पर बनाकर खा लो ना। बेटा, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे काम नहीं होता है ज्यादा, इसलिए तो मैं तुझे अपनी बहू लाने को कह रही हूँ, और तू ऐसी उम्र में मुझे कह रहा है कि मैं बना लूं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अपनी माँ के लिए रोहित कचौड़ी लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित अपनी माँ के लिए कचौड़ी लेकर आता है और दोनों माँ बेटे बड़े चाव से कचौड़ी खा रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रोहित अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसे कचौड़ी पॉइंट नाम की एक नई दुकान दिखाई देती है। उसे देख रोहित सोचता है, अरे रोहित, ये तो नई दुकान लगती है। क्यों ना मैं माँ के लिए यहाँ से कचौड़ी लेकर चले जाऊं? माँ ये देखकर खुश हो जाएंगी। इतना सोचने के बाद रोहित कचौड़ी पॉइंट से कचौड़ी खरीद लेता है और घर जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहित की माँ चिंता में अपने बेटे को फोन करती रहती है, लेकिन रोहित उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह रोहित के घर रोहित की लाश जाती है। ये देखकर मानो सावित्री के ऊपर पहाड़ टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, अब तो तू मेरे पास है ही नहीं, मैं किसके लिए जीऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तू मुझे छोड़कर कैसे चला गया? तू अपनी बुढ़िया माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। उसको रोता हुआ देख लोग उसे सिंपैथी देकर चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद सावित्री बेचारी बहुत ही अकेली हो जाती है। रोते हुए अपने बेटे के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है कि किस तरीके से रोहित अपनी माँ को छेड़ा करता था। सावित्री के घर में रोहित के सिवाय और कोई नहीं था और इस वजह से सावित्री की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती गई। सावित्री के पास खाने तक को कुछ नहीं था और वो एक दिन सोचते हुए खुद से कहती है, मेरे बेटे ने सबकी मदद की है, यदि मैं किसी से कुछ मांगूं तो क्या पता मुझे भी लोग कुछ खाने को दे दें। ये सोचकर सावित्री अपने पड़ोस में खाना मांगने के लिए चल देती है। अरे प्रीति बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति है नहीं घर पर, तो मैं उनसे बिना पूछे ऐसे किसी को भी कोई सामान नहीं दे सकती। बेटा, मैं तो तेरे पास ये सोच कर आई थी कि तू मेरी मदद कर देगी, क्योंकि जब तुझे तेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तू मेरे बेटे रोहित के पास आई थी। अरे वाह बुढ़िया, मैं तो तुझे इतनी देर से अम्मा अम्मा करके बोल रही थी और तूने क्या किया, अपना एहसान जता दिया। सुन मेरी बात, तूने मेरी एक समय में मदद की है, मानती हूँ मैं, लेकिन मैंने तुझे बोला ना, अपने पति के बिना पूछे मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। लेकिन हाँ,
मैं तेरे हाथ में कटोरा जरूर थमा दूंगी। जाकर तू भीख मांग ले कहीं और। तेरी ये लाचारी देखकर कोई ना कोई तो तेरे लाचारपन पर तरस खाकर तुझे कुछ भीख जरूर दे देगा। इतना कहकर प्रीति सावित्री के हाथ में कटोरा थमा देती है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे धक्के मार कर निकाल देती है। ये देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, काश मेरा बेटा जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सावित्री रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने बेटे की फोटो लिए रोती रहती है। तभी उसके पास एक सीमा नाम की औरत आती है और उससे कहती है, अरे सावित्री बहन, तू अपने बेटे की फोटो लिए क्यों रोती रहती है? क्या बताऊं बहन, जब से मेरा बेटा रोहित मुझे छोड़कर गया है मैं तो भूखों ही मर रही हूँ। मैंने एक बार प्रीति से खाने के लिए मांगा तो उसने मुझे धुतकार दिया और बहुत भला बुरा कहा। मैंने और मेरे बेटे ने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन आज जब मुझे मदद की जरूरत है तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अरे बहन, इस बेरहमी दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है। लेकिन हाँ, तुझे तो कचौड़ी बनाने का शौक था ना, और वो तो तू बहुत अच्छी भी बनाती है। तो तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तू एक कचौड़ी की छोटी सी दुकान खोल ले, इससे तेरा भी गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और सावित्री खुद से कहती है, सावित्री, वैसे सीमा ने तो तुझे अच्छा आइडिया दिया है। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने हैं मैं उन्हें बेचकर कचौड़ी बनाने का सामान ले आती हूँ और उससे अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। क्या पता मेरी कचौड़ी की दुकान अच्छी खासी चल जाए और मुझे इस तरह भूखा न रहना पड़े। इतना कहकर सावित्री अपने गहनों को लेकर सुनार के पास चली जाती है और गहने बेचकर कचौड़ी बनाने का सामान ले आती है। जिसके बाद सावित्री अगली सुबह अपने घर के आगे एक रेड़ी खड़ी कर लेती है और उसके ऊपर कचौड़ी बना बना कर रख लेती है और उसकी कचौड़ी की बिक्री काफी होने लगती है। धीरे धीरे करके सावित्री अपनी कचौड़ी रेड़ी से एक बड़ी सी कचौड़ी शॉप खोल लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो आए दिन किसी न किसी की मदद करती रहती थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और रोते हुए उससे कहता है, अम्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो बच्चा लगभग 8 साल का था और उसकी मासूमियत देख सावित्री को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उस छोटे से बच्चे से कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं अमन हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी ये बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंख में आंसू लिए बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, अभी तूने ये सब बोला ना कि तेरे माता पिता नहीं हैं, आज से तेरा ख्याल मैं रखूंगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहकर सावित्री अमन को गले लगा लेती है और उसको पेट भर खाना खिलाती है। उसके बाद सावित्री उसे अपने साथ रखने लगती है और कुछ ही दिन बाद वो उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है। अब अमन स्कूल जाने लगता है। उसकी खुशी देख सावित्री को भी बहुत खुशी होती है और वो खुद से कहती है, सही कहा है लोगों ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने मुझसे मेरा एक बेटा छीना तो दूसरा मेरे हाथ में थमा दिया। अब मैं ऐसे ही इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसको भी वही सारी खुशियां और संस्कार दूंगी जो मैंने अपने बेटे रोहित को दी थी। सावित्री अब मुस्कुराती है और अपने कारोबार में ध्यान लगाने लगती है। देखते ही देखते अब समय बीतने लगा। अमन भी अब बड़ा होने लगा था। अमन अपनी माँ सावित्री के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अमन को कोई भी जरूरत पड़ती तो सावित्री हमेशा उसके साथ खड़ी रहती और इस तरह सावित्री अमन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।